गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि हम एक एपिसोड के साथ दोबारा वापसी आने वाले हैं। आज हम दोबारा एक नए एपिसोड में आप दोबारा आ गए हैं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो पहाड़ों से हैं। सबका बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लोग पहाड़ों में वेकेशन करना चाहते हैं या फिर पहाड़ों में रहना चाहते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो पहाड़ों में एंजॉय करने के लिए जाती है, लेकिन पहाड़ों का डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, वहाँ का फ्रेमवर्क कितना रिच है कि अगर वहाँ पे जितने भी डिजास्टर्स आ रहे हैं उनके रिस्पॉन्स के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या काम वहाँ पे हो रहे हैं, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो है राजन कुमार शर्मा जी, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है एट ऑफिस ऑफ डीएम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, हिमाचल में। मैं सर का बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करूंगा। राजन सर, हाँ बिल्कुल, राजन सर ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। और राजन सर से आज हम पहाड़ों के बारे में बात करेंगे। आप पहाड़ों के डिजास्टर फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ जो सर का एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल में उसके बारे में बात करेंगे, डिजास्टर का फ्रेमवर्क कैसा है वहां पे उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग ये बात करेंगे कि वहां पे क्लाइमेट चेंज से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग रोज वीडियोस में, न्यूज़पेपर में, पॉडकास्ट में हम लोग ये पढ़ते रहते हैं कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स का जो स्कोप है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही वास्ट लेवल पे आ रहे हैं। उसके उसकी क्या क्या स्टोरीज है, क्या क्या एविडेंस है जो हमको हिमाचल में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग राजन सर से बात करेंगे। तो राजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारी थैंक पूरी यू, टीम थैंक यू की सो तरफ मच। से। तो राजन सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपका डिजास्टर की फील्ड में इंटरेस्ट कैसे जागा, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ, ऐसा कौन सी लर्निंग हुई, ऐसा आपने क्या पढ़ा कि आपका डिजास्टर की फील्ड में इंटरेस्ट जागा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप जैसे कि सुशील सर हैं हमारे साथ, मोहित जी हैं और दीपक पाल जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस 8th डिजास्टर मैनेजमेंट पॉडकास्ट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश से। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ आपदा प्रबंधन में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन की फील्ड अभी इमर्जिंग फील्ड है। हालांकि 2005 में डीएम एक्ट बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो एक अवेयरनेस की मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी कमी थी। ज़्यादा लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। हम्म। और इस सेटअप के अलावा धीरे धीरे इसका जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है वो सेटअप इसका बना। हम्म। 2016 में जो है वो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो हैं वो बना दिए गए। इसके साथ ही डीडीएम अथॉरिटीज़ का भी गठन हुआ, और जिसके बीच में जो है वो कंसल्टेंट्स की नियुक्ति भी यहाँ पे की गई। हम्म। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो 2016 के बाद ही ये वर्किंग ग्राउंड पे जो है वो देखने को मिल रही है चीज़। ओके। बाकी इंडिया में किस तरह से है वो अलग अलग सेटअप है सभी का, लेकिन 2016 से ये सभी जगह इंडिया में जो है ऑपरेटेड हो गया था। हम्म। अ, जो इस फील्ड में आने का एक इंटरेस्ट था, वो एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से था। मैं भूगोल विषय का विद्यार्थी था। और भूगोल विषय में आपको पता ही है कि ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काफ़ी चैप्टर्स और काफ़ी लर्निंग्स करवाई जाती हैं उसके रिगार्डिंग। हम्म। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से अपना डिग्री करके आया, तो मुझे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के बारे में एक्चुअली कहीं से पता चला कि कुछ इस हम्म। तरह का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है। तो मैंने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में उस तरह से ज्वाइन करा एज ए सुपरवाइजर अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स में। सन 2018 में मैंने जो है वो जिला सिरमौर में जो है वो हिमाचल प्रदेश के यूएनडीपी के थ्रू ही मैं एक एज ए कंसल्टेंट, इंडिविजुअल कंसल्टेंट जो है ज्वाइन करा यहाँ पे। और उसके बाद 5 साल जो है वो मैंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ही काम किया यहाँ पे सिरमौर जिला में। और ओके। प्रेजेंटली प्रेजेंटली अब हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो है वो मैं करंटली काम कर रहा हूँ। ओके। तो इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही थी। और इससे और ज़्यादा इंटरेस्ट में कमी नहीं आई, लेकिन बढ़ोतरी ज़्यादा हुई। दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें जो है वो चैलेंज करने को मिल रही थी इसमें। हम्म। और उनको टैकल करना, उनको डील करना, उनके साथ जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट करना, हम्म। ये उसमें सीखा और अभी भी सीख ही रहे हैं। आई थिंक अभी हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, लेकिन
अभी भी नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि कोविड-19 आपने सुना एक, तो वो भी एक तरह का चैलेंज था कि इस तरह की आपदाएं भविष्य में भी आ सकती हैं, और उसको आप किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट करेंगे उसकी। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है, हमेशा लर्निंग्स रखनी पड़ती हैं अपनी, और अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है करंट सिनेरियो के हिसाब से जो चल रहा है अभी। टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से ग्रैप्स करते हैं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, और किस तरह से उनका यूटिलाइज करते हैं। तो हम्म। मेरा मानना है कि ये लर्निंग चल ही रही है, और आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, अगर मैं देखूं। क्योंकि इसमें न केवल आप एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक आप एक तरह से लोगों को सर्व भी कर रहे हैं, लोगों की जान को भी बचा रहे हैं, उनको सुरक्षित रख रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। तो एक तरह से आई थिंक ये मानवता का भी एक काम है जो हम ह्यूमैनिटीज की बात करते वर्क हैं। सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन। तो वर्क सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वर्क के आप मान सकते हैं इसको। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरह से मेरा इस आपदा प्रबंधन में आने का जो है वो रास्ता खुला। बहुत ही अच्छा राजन जी, आपने दो तीन चीजें बड़ी एम्फेसिस करी हैं कि पहले आपने ईओसी में वर्क किया, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं पोस्टेड हो गए, और आपने ये बताया कि ये जो फील्ड है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं अपडेट हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। अब इसमें एआई और क्या एमआई का भी बहुत ज्यादा काम हो गया है, जिसके वजह से नई नई चीजों की वजह से हमको भी अपडेट होना पड़ रहा है। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलते, और मेरे को लगता नहीं कि कोई बंदा अपने आप को किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बोल सकता है। स्पेशलाइज तो हम लोग, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हम लोग हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, लेकिन जैसे जैसे आपदाओं का जो विस्तार होते जा रहा है तो हमारे लिए भी सीखने वाली चीज हो रही है, चाहे वो रिस्पॉन्स हो या मिटिगेशन हो। सब चीजों में हम लोग भी सीख रहे हैं। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि हिमाचल में जो डिजास्टर्स की वनरेबिलिटी है, वो तो वो बहुत ही अलग अलग ही एक्सटेंट पे है एज कम्पेयर टू दिल्ली या फिर यूपी। लेकिन जो हिमाचल की वनरेबिलिटी वो बहुत ही अलग अलग एक्सटेंट पे है। तो अभी आज की डेट में हिमाचल का फ्रेमवर्क कैसा है डिजास्टर का, मतलब कैसे वहां पे चीजें इनिशिएट होती है, कैसे एंड होती है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होती है, इसका थोड़ा एक फ्रेमवर्क बताएंगे हिमाचल में कैसे फ्रेमवर्क काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। देखिए सुशील जी, बहुत आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हिली रीजन की जो बात कर रहे हैं हम, हम्म। तो मल्टीपल हमारे बहुत सारा एरिया जो है हिली रीजन में आता है। आई थिंक मेरे ख्याल से 12% के करीब शायद में भी होगा। ओके। तो इंडिया का तो लगभग आप उसमें बहुत सारे हमारी स्टेट्स आती हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी उसमें एक हिली एरिया है। और हिली एरिया में आप देखिए कि एक इमर्जिंग एक हिमालयन जो है वो अभी भी फॉर्म कर रहा है। तो आप ऐसा देखिए कि ये हमारे नए पर्वत बन रहे हैं यहाँ पे हिमालय में, ये कोई पुराने ओके। माउंटेन्स नहीं है, ये न्यू अच्छा। माउंटेन्स हैं। और न्यू माउंटेन्स में आप देखिए कि इनकी रॉक्स जो है वो हार्ड नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट रॉक है, बहुत ही सॉइल जो है फ्रेजाइल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो अगर ओके। आप कोई डेवलपमेंटल वर्क का आप कोई काम करते हैं यहाँ पे, या कोई विकास करते हैं, और विकास जरूरी भी है, अगर आप हम देखें कि मानव को आगे बढ़ने के लिए हम्म। साइंस टेक्नोलॉजी इन सब का विकास होना, डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। हम्म। लेकिन हम विकास जो है उस तरह से करें ताकि सस्टेनेबल एक डेवलपमेंट हो सके हमारी, सस्टेनेबल तरीके से ही उस विकास को करें, या साइंटिफिक रूप से करें, ताकि हम आपदाओं को निमंत्रण ना दे सकें। क्योंकि आप देखें कि हिमाचल प्रदेश मल्टीपल जो डिजास्टर्स हैं उसके लिए वनरेबल है। हम्म। आप ऐसा सोचिए कि 17 के करीब जो है वो यहाँ पे हैजार्ड स्पेसिफिक हैं, जिनको स्पेसिफाइड किया गया है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत। हम्म। और हर एक चीज़ से यहाँ अलग अलग फ्रेजाइल, अगर मैं अपने सिरमौर की बात करूँ जिला की, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के जो है वो डिजास्टर मिलेगा। मतलब कोई चीज़ होगी जो छोटी होगी, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे आप हीट वेव की बात करें, चाहे आप स्नोफॉल की बात करें, चाहे अर्थक्वेक की बात करें, मल्टीपल जो भी डिजास्टर्स हैं वो सारे के सारे फेस होते हैं, उनको हम डेली डील भी करते हैं। हम्म। तो यहाँ की टोपोग्राफी और जो रीजन की जो एक स्पेसिफिक है वो वर्सेटाइल है। मतलब उसके अंदर जो है वो मल्टीपल चीज़ें जो है वो दिन प्रतिदिन चेंज हो रही हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से तो बहुत ज़्यादा अभी हमें जो है वो जूझना पड़ रहा है इस चीज़ से, आपदाओं के रूप में। हम्म। जैसे आपने बताया कि किस तरह से हैजर्ड वहाँ का किस तरह के काम कर रही है एजेंसीज हाँ वगैरह। फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क क्या है क्या बोलते हैं हिमाचल में इसमें बिजनेस हिमाचल फ्रेमवर्क। प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एक एपेक्स बॉडी है यहाँ पे स्टेट की, और उसके अंतर्गत ही हमारे 12 जिलों में भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज काम कर रही हैं। ओके। आ, इसके अलावा हमारी यहाँ पे 3 बटालियन जो है वो एसडीआरएफ की बनाई जा चुकी हैं, जो कि कांगड़ा, शिमला और मंडी में जो है स्थापित हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ओके। इसके अलावा हमारी एक 14वीं बटालियन जो नूरपुर कांगड़ा में है एनडीआरएफ की, वो भी हम्म। यहाँ पे स्टेशनड है, और उनके मल्टीपल जो आरआरसी सेंटर्स होते हैं, रीजनल रिस्पांस सेंटर, वो हम्म। मल्टीपल लोकेशंस पे स्थापित हैं। तो अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो इन एजेंसीज का ही हमें ज़्यादा सहयोग लेना पड़ता है, अगर बड़े लेवल पे कोई इवेंट्स हो जाते हैं हमारे। ओके। अदरवाइज हमारा मेन फोकस है कि जो हमारे लोकल लेवल पे जो हमारे होम गार्ड्स हैं, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है,
हम्म। आपदा मित्र हैं, लोकल वॉलंटियर्स हैं, या कोई एक्स सर्विस मैन हैं हमारे, उन सब का एक वॉलंटियर कैडर जो है उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि हमें समय की बचत हो सके। जो हमारा गोल्डन टाइम होता है गोल्डन एक टाइम का, एक बिल्कुल। घंटे का, 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपने लोकल लेवल के जो रिसोर्सेज हैं, या लोकल हमारी फर्स्ट जो कम्युनिटी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। मल्टीपल जो स्कीमें यहाँ पे चली चल रखी हैं, अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में आप देखिए वॉलंटियर क्रिएशन टास्क फोर्स की स्कीम चली हुई है। ओके। मिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए जो है यहाँ पे वॉलंटियर उनके प्रशिक्षण जो है वो करवाया जाता है। हर एक ग्राम पंचायत पे जो है वो 10-10 वॉलंटियर्स को इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है, एक तरह की फोर्स बनाई जा रही है। इसके अलावा हमारे जो लाइफ लाइन बिल्डिंग्स हैं उनको रेट्रोफिट किया जा रहा है। हम्म। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि यहाँ पे इंटर्नशिप जो है बच्चों के लिए स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो भी अभी काम करना शुरू कर चुका है हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में, जिसके अंतर्गत हमारे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो चाहे मिटिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे और भी अन्य तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके द्वारा जो है वो आपदा प्रबंधन को हेल्प मिलती है, उस तरह के जो रन किए जा रहे हैं यहाँ पे, जो नया इनिशिएटिव है। और इसके अलावा आप देखिए कि इसके अलावा हमारा जो यूथ वॉलंटियर टास्क फोर्स है पूरे हिमाचल में, लगभग 50,000 के करीब वॉलंटियर जो हैं वो ट्रेंड कर दिए गए हैं यहाँ पे हिमाचल में, और अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है निरंतर। इसके साथ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपने जैसे फ्रेमवर्क की बात करी, तो हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो लगभग प्रत्येक जिला में जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम्म। आने वाले टाइम में हमें जो वेदर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सटीक मिलने की जो है वो संभावनाएं हमारे अंदर जो है 100% बन रही हैं, ताकि लोगों को जो है वो मौसम की जानकारी टाइमली मिल सके। हम्म। इसके अलावा सरकार द्वारा जो है वो लगभग हर एक सब डिवीजन पे जो है वो अब इनिशिएट किया जा रहा है कि एक सैटेलाइट फोन जो है वो वहाँ पे हम्म। प्रोवाइड किए जाएं फील्ड लेवल के ऊपर, ताकि सैटेलाइट फोन का यूज जो है प्रॉपरली किसी भी आपदा के दौरान किया जा सके, क्योंकि हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी वीक होती है अगर हम हिल एरिया की बात करें, और कोई बड़ी आपदा आती है तो उसमें हमारा ये सारा डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर। तो उसके लिए सैटेलाइट फोन का, हालांकि बेशक ये कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन आपदा की दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद भी है। आप देख रहे हैं कि हिमाचल में प्रत्येक वर्ष जो है वो मानसून के दौरान जो मल्टीपल हम्म। डिजास्टर्स हाँ, डेथ्स। वही क्या बोलते हैं, राजन जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मेरे ना दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, मेरे को क्या बोलते क्यूरियोसिटी हो रही है आपसे पूछने की। पहला तो आपने मुझे बताया कि हिमाचल में हीट वेव की स्थिति आई है। यस। ये जो मेले मेले सुनना थोड़ा क्या आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लेन्स में तो हीट वेव देखी है इस बार बहुत ज्यादा, लेकिन हिली एरियाज में भी अगर हीट वेव की अगर स्थिति आ रही है तो ये मेरे को लगता है क्लाइमेट चेंज इज रियल। ऐसे स्थितियों में मेरे को ये सुन के मैं, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या आपने क्या एक्सपीरियंस, क्या एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है आपका गर्मियों में हिमाचल में? देखिए एवरेज ऐसे जो एक टेम्पोरल अगर स्टडी की बात करें तो जो हमारा 1992 से लेके जो है वो 2015 की बात करें तो एवरेज जो है 1 डिग्री टेम्परेचर जो था वो यहाँ पे बढ़ता था हर साल, एनुअल जो ओके। टेम्परेचर था। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब क्लाइमेट चेंज जो आपने बोला एक शब्द, वो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि अब जो रियल टाइम है, अगर मैं एक चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ कि जैसे प्लेन्स में हमारा एनुअल टेम्परेचर, अगर आप प्लेन की बात करें जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या जो भी है यूपी, हम्म। हम्म। उसमें 1 डिग्री का जो है वो एनुअली टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है हर साल। लेकिन हमारे यहाँ पे 1.6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इस बार रिपोर्टेड किया गया है, ओके। जो हमारी एजेंसीज, कंसर्न एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा। तो आप उसी अच्छा। से अंदाजा लगा लीजिए कि हिली एरिया में इस तरह की जो एकदम से राइज इन द टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, हम्म। उस मल्टीपल इम्पैक्ट ये कोई और नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का ही एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें। हम्म। और आप देखिए कि हीट वेव यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपका जो शिवालिक रेंजेस हैं हमारे यहाँ पे मतलब मेरे ही अपने यहाँ पे सिरमौर जिला में ही हमारे एक दो तीन पॉइंट स्पॉटेड हैं, लेकिन उससे डेथ कोई नहीं हुई आज तक। हीट हम्म। वेव से डेथ का कोई रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन हीट वेव चली है, और आप ऐसा माने कि 46 और 47 डिग्री टेम्परेचर तक वहाँ रिकॉर्ड हुआ। ओके। आप मतलब एक सिमिलर, मतलब इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस तो हो रही है, चाहे चाहे उसमें क्या डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही है, हाँ लेकिन डेथ, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस तो बिल्कुल रियल है, यानी कि बिल्कुल ये रिकॉर्डेड है। और इस बार देखने को भी मिली काफी लोगों को उमस, हीट वेव, और इवन इफ हमें स्त्रियों को क्या बोलते हैं ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे को एक बार उसके बारे में क्या नई चीज सुनी मैंने ये चीज। जैसे हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी 2018 में, हम्म। जिसमें कि हर एक पंचायत, जो भी हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पंचायत हैं, हम्म। उस हर एक पंचायत में जो है वो 10 जो हमारे उस पंचायत में से लोग होंगे,
हम्म। जो कि लोकल लेवल पे कारपेंटर होंगे, बारबाइंडर होंगे या मैसन्स होंगे। उन ओके। सबका एक मिलके जो है 10 लोगों का जो है वो एक ट्रेनिंग जो है वो 5 डेज की जो है करवाई जाती है, ओके। जिसमें कि एक स्ट्रक्चर बनवाया जाता है उनसे जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स को प्रमोट करता है। तो ओके। हमारा एक्चुअली हिमाचल जो है जोन 4 और 5 में ज़्यादा आता है, और आपको पता चल रहा है हम्म। 1905 में यहाँ पे बहुत बड़ा मैसिव हाँ। अर्थक्वेक भी आया था कांगड़ा में। हम्म। इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स जो है वो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस तरह की स्कीम जो है लॉन्च करी है। तो उसके हम्म। ऊपर भी काम चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा। तो मिस्त्रियों को ट्रेंड किया जा रहा है कि वो जो बिल्डिंग बनाए वो अर्थक्वेक हम्म। रेसिस्टेंट बनाई जाए, जो लोकल लेवल पे बनाते हैं वो सारे। ये तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वाली ट्रेनिंग मैंने मैंने खुद पहली बार सुनी है, और ये बहुत अच्छा इंटरवेंशन है। मुझे लगता है कि लास्ट माइल तक जाने में, जो हमको आपदा का, जो हमारी आपदा की जागरूकता है वो लास्ट माइल तक पहुंचाने में ये बहुत ही अच्छा मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहेगा। और जी। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कुछ चीजें जो हिमाचल में अच्छी हो रही हैं उसको अन्य राज्य भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू क्या बोलते हैं, मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। राजत जी, मेरा आपसे एक और वो क्वेश्चन रहेगा कि कुछ क्या हिमाचल में कुछ ऐसी क्या एविडेंशियल स्टोरीज हैं जिससे मालूम पड़ सकता है कि क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज इज रियल और इट इज अफेक्टिंग हिमाचल मोर श्योर। मोर और लेस, ऐसी कोई क्या एविडेंशियल स्टोरीज हो आपके पास? देखिए, इसके लिए जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, जो मौसम विज्ञान के आंकड़े हैं, उसी के ही अनुरूप हम इस तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कुछ एक चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कुछ एक दशकों से। जैसे आप ऐसे देखिए कि 10 साल पहले कुछ और था सिनेरियो, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो हमारा इस तरह का रहेगा हम्म। कि आप हमारा जो ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट है एक, और एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो रेनफॉल का अगर आप पैटर्न देखेंगे जो रिकॉर्डेड हुआ है, तो यहाँ पे हाई जो रेनफॉल पैटर्न है वो रिकॉर्ड किया गया है। मतलब जितनी बारिश नहीं होती थी एनुअली, लेकिन अब आप देखिए कि 1-2 महीने के अंदर ही, बरसात के महीनों में ही बहुत सारे मैसिव जो है वो हम्म। बारिश वहाँ पे रेनफॉल रिकॉर्ड हो रही है। उसी वजह से कुल्लू में जो है वो आपने देखा होगा बादल फटने की घटनाएं, बहुत हम्म। सारी मल्टीपल जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो रिपोर्टेड हुआ है इसी वजह से ही। हम्म। तो मेरा मानना है कि ये क्लाइमेट चेंज का ही एक इम्पैक्ट है। इसके साथ आप दूसरा देखिए कि हमारा किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और चंबा जिला है, हम्म। वहाँ पे डेफिशिएंसी देखने को मिली है रेनफॉल की, अगर हम अच्छा। कंपैरिजन करें सेंचुरी की, पिछले अच्छा। डिकेड की। हम्म। तो आप यहाँ देखिए कि डेफिशिएंट इतना हो गया है कि बारिश ना के बराबर भी हो जाती है, और अगर होनी है तो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, जिसको हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट बोल रहे हैं। हम्म। और उसी वजह से ही ज़्यादा लॉसेज जो हमारा फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और इस तरह की जो इवेंट्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स ज़्यादा रिपोर्टेड होना शुरू हो गए हैं अभी कुछ 10-12-15 साल से। काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली रिपोर्टेड हो रहे हैं वहाँ पे। तो इसका हम्म। ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज ही है, लेकिन एक्चुअली हम आप उसको अभी अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये उसका ही सारा जो है वो क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, जो ये सारे डिवास्टेटेड जो है इतने सारे हमारे इंसिडेंट्स यहाँ रिपोर्टेड हो रहे हैं। और ये हर साल हो रहे हैं। अब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ना शुरू हो गई है कुछ एक सालों से। हम्म। बहुत सारे लोग इसमें मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें गुम भी हो रहे हैं, जिनकी बॉडीज नहीं मिल रही हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज हो रहा है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज हो रहा है, हमारा सड़कें, पुल, बिजली। और उसको रिकवर करने के लिए जो हम पीडीएनए करते हैं, तो पीडीएनए में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिकवर करने के लिए, किसी लोगों को हम्म। रिलीफ प्रोवाइड करने में, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने में, उनको आप रोजगार देने में, लिवलीहुड देने में। और इसके हम्म। साथ साथ ही इन्वायरमेंटल लॉसेस भी हो रहा है, हमारे पेड़ पौधे, हमारे पहाड़, हमारे नदियाँ, ये सारी की सारी जो है वो पोल्यूटेड हो रही है उस वजह से। हम्म। तो डिजास्टर एक होता है, लेकिन उसे मर देते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। हम्म। तो हमें इसको समझना पड़ेगा अंदर तक कि इन्वायरमेंट को भी ये इम्पैक्ट करता है। अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं तो इसका एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट। और आप देखिए शिमला में, आप एक बात बताता हूँ कि शिमला में किसी टाइम पे देखो कितनी सारी बर्फबारी होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि रिसेंटली अब आपको 1 या 2 बारी ही वहाँ पे जो है वो बर्फबारी देखने को मिलेगी, अदरवाइज सारा का सारा जो है वो कोई स्नोफॉल वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्लाइमेट चेंज कितना इम्पैक्ट कर रहा है किसी रीजन को। और उसकी हाइट आप देखिए कि 2200 से 2300 मीटर जो है वो हाइट होती है, जो कि सफिशिएंट होती है कहीं पे बर्फबारी के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब आने वाले टाइम में 3500 से 4500 जो हमारा मीटर हाइट है, वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा हो रही है अभी। लेकिन उसके हम्म। नीचे वाले रीजन जो है वहाँ से स्नो लाइन हटना शुरू हो गई है, स्नोफॉल हो ही नहीं रहा है। तो इसका एक अच्छा। जीता जागता उदाहरण है ये क्लाइमेट चेंज का, जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से उस एरिया में, अगर उस सीजन में हम जाते हैं तो। और ये हम्म। रिपोर्टेड हम्म। भी होगा। तो हम्म। मल्टीपल आपदाएं जो है वो तो मेरे ख्याल से आपने ये क्लाइमेट बताया चेंज कि की। जो हिमाचल हिमाचल का जो बेसिक जो वहाँ पे बेसिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहाँ का फ्लोरा फौना था वो भी अफेक्ट होते जा रहा है क्लाइमेट चेंज से, और जो वहाँ की नेचुरल प्रवृत्ति थी चीजों को लेके
वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जैसे कि स्नोफॉल वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, रेनफॉल था वो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बदलते जा रहा है। तो ग्राउंड ये वाटर, चीज, हाँ ग्राउंड ग्राउंड वाटर भी वाटर, बहुत कम हो ग्राउंड रहा है। वाटर भी आपने बताया था कि एक वहाँ पे मतलब इसको इसको थोड़ा सा और बताएंगे राजन जी आप, जो आपने हमारी कल बात हुई हाँ, थी ग्राउंड वाटर पे, आपने बताया था कि ये भी एक इशू है वहाँ पे हिली एरिया में हिमाचल में। एक्चुअली ग्राउंड वाटर जो हमारा हिली एरिया में होता है वो वैसे तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है यहाँ पे, हमारे हम्म, झरने काफ़ी हैं, नदियाँ काफ़ी हैं, तो रिच होता है हमारा ग्राउंड लेवल। लेकिन कुछ सालों से ये रिपोर्टेड हुआ है कि ग्राउंड वाटर जो है वो उसका डिक्रीज होना शुरू हो गया, उसका लेवल नीचे तक। हम्म, और जिस वजह से हमारे जो यहाँ पे हमारे जो हॉर्टिकल्चर होता है या एग्रीकल्चर होता है, उसकी यील्डिंग पे ऊपर, उसकी पैदावार के ऊपर हमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है। और आपको ओके। पता होगा कि भारत का जो 49% जो है वो एप्पल प्रोड्यूसिंग जो है वो स्टेट है ये। हाँ तो बहुत बिल्कुल ज़्यादा सही। एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इसी ग्राउंड वाटर का ही। जो स्नोफॉल कम हो अच्छा। रही है उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है सेब के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर, और उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेलिंग के ऊपर भी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे जो नेचुरल यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जैसे हमारे वेल्स होते थे, तालाब होते थे, कुएं होते थे, उनका भी जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है हर साल पे। हम्म, अब तो उनका मतलब यूज भी नहीं कर रहे हैं लोग, अब तो हर हर घर नल वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारे रिसोर्सेज थे वाटर के, उनका आप देखेंगे तो आप उन्हीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे वाटर लेवल को भी और फ्रेश वाटर्स को भी। झीलों का पानी है वो भी हमारा मतलब कम होना शुरू हो गया है, जितनी झीलें होती थी। चाहे फ्रेश वाटर झीलें हैं, अब हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कि ग्लोफ झीलें भी बन रही हैं। ग्लोफ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आपदा है आने वाले टाइम पे, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी जो स्नो कवर एरिया है या हमारे ग्लेशियर्स हैं वो कंटिन्यूअसली पिघल रहे हैं। पिघलने हम्म, से जो हमारा रिवर वाटर है उसमें फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, और प्लेन में भी उसका इम्पैक्ट बाद में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ ही हम आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इकोलॉजी पे तो पड़ ही रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर। हम्म। लेकिन जो बर्फबारी जितनी पिघल रही है उसके जो इम्पैक्ट है हमारे जो लोकल लेवल के जो रिसोर्सेज थे या लोकल लेवल हमारी स्पोर्ट्स भी होते हैं कहीं। I think there's some connectivity issues. शायद नेटवर्क इश्यू हो गया सुशील जी में। हाँ मेरे को लग रहा है, आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू एट राजन सर्स एंड। तो जो हमारी बात हो रही थी क्या बोलते राजन जी से जो हमारी बात हुई थी, मैं मोहित जी से भी, मेरे को लगता है मोहित जी इस बात से क्या सहमति रखेंगे कि जो हिमाचल का डिजास्टर का सिनेरियो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि वो क्या बोलते हैं लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और जो वहाँ का क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो वहाँ पे चीजें हो रही हैं उस वजह से वहाँ पे जो इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, जो हम लोग यस डिजास्टर की यस साइकिल में यस। पढ़ते हैं, उसमें लोगों को इकोनॉमिक लॉस भी फेस करना पड़ता है, और ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है मेरे हिसाब से। हाँ जी। राजन, हाँ राजन जी इज अवेलेबल नाउ। हाँ अच्छा। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा जी जी, मेरा इंटरप्ट भी हो गया कुछ था। क्वेश्चन है हाँ जब राजन जी हमारे क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चन श्योर पूछना चाह रहे हैं। श्योर। राजेश शर्मा जी नमस्कार, मैं मोहित शर्मा। आपको नमस्कार। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो काफी लंबे समय से आपके साथ पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज करने का प्लान चल रहा था, और वो दिन आ आपका गया आज। आपका बहुत बहुत राजन जी, धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है। आप जैसे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम, और आप हिल एरियाज में हैं और एज ए डिजास्टर एक्सपर्ट्स वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो जी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात हम कर रहे थे, तो आप जैसे हम जनरली हम देखते हैं, मेरे क्वेश्चंस दोनों के लिए हैं, जो हमारे फ्रेंड्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो लोग पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, ये श्योर। एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं, वेकेशन बनाना चाहना चाहते हैं। हमने पीछे कुछ सालों में देखा है कि बड़ी बड़ी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड, काफी घटनाएं इस तरीके की हुई हैं, और शायद एक या दो या तीन साल पहले कोई केस भी हुआ था जिसमें कुछ कॉलेज के बच्चे गए हुए थे, और सडनली ऊपर से वहां पे पानी छोड़ दिया गया था, और उसमें काफी बच्चों की डेथ भी हुई थी। तो जी मैं दोनों तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से और एज ए टीम मेंबर की तरफ से भी ये आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा
कि हमारे जो हिल एरियाज में अथॉरिटी काम कर रही है, कि इस तरीके के जब सैलानियों का आवागमन ज्यादा बढ़ जाता है हिल एरियाज में, तो हमारी जो अथॉरिटीज हैं किस तरह से एक्टिव होती हैं, ताकि जो हमारे सैलानी भी जान पाए कि जब हम वहां पर जा रहे हैं तो अथॉरिटी किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है वहां पर। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा मुझे सर। एक्चुअली जो आपने बात करी, जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद से थे जो लोग मंडी में किसी जगह पे जो यस यस। सेल्फी वगैरह कर रहे थे, इमिडिएटली डैम से पानी छोड़ा गया और वो उसमें वॉश आउट हो गए। इसमें देखिए मोहित सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की अपनी अवेयरनेस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। जो इंसिडेंट्स और जो डिजास्टर होते हैं हम खुद भी आमंत्रित करते हैं उनको। आप देखिए कि उस के नीचे जाने का तो वैसे कोई मतलब नहीं है, किसी भी नदी के अंदर आपने फोटो खिंचवाना है और वो भी रेनी सीजन में या डैम वाली साइड्स पे, तो वो तो हमें पता होना चाहिए कि कभी भी हो सकता है। हालांकि वहाँ पे होटर भी बजाए गए, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे थे। स्थानीय लोगों ने मना भी किया कि यहाँ पे नहीं जाना है, इमीडिएटली कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है, लेकिन बच्चे होते हैं वो नहीं मानते, तो वो चले गए और उस वजह से वो हादसा देखने को मिला वहाँ पे। तो बेसिकली आप देखिए कि पहाड़ों में कुछ ना कुछ चीज़ तो होती रहती है, चाहे आप क्लाउड बर्स्ट की चीज़ें बोलें, चाहे आप लैंडस्लाइड बोलें, चाहे रोड ब्लॉकेज बोलें, चाहे शूटिंग स्टोन्स बोलें। हमारे किन्नौर में काफ़ी शूटिंग स्टोन्स भी होते हैं, अगर आप किन्नौर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे एकदम से पत्थर जो है गाड़ी के ऊपर गिर जाएगा और बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बचेगा उसका। हम्म। तो उसमें काफ़ी लॉस होता है हमारा। तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें साइन बोर्ड बोर्ड लगे होते हैं, स्थानीय अथॉरिटी भी आपको उसके लिए बार बार जो है वो चेतावनी देती रहती है। और मेरा मानना है कि सैलानी अगर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, बट आने से पहले आप वहाँ की वेदर कंडीशंस को आप या चाहे नेटवर्क पे देख लें, या चाहे हमारी वेबसाइट्स बनी होती हैं हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की, डीडीएमएस के फेसबुक पेज बने हुए हैं, उनमें निरंतर जो है वो वेदर से रिलेटेड, रोड ब्लॉकेज से रिलेटेड, एनएच से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें वहाँ डाली जाती हैं। क्लाउड बर्स्ट कैसा है, मौसम आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा, तो मेरे ख्याल से उस मौसम को देखते हुए ही मेरे ख्याल से प्रोसीड करना चाहिए इस तरह से घूमने के लिए। और मुझे चाहिए मेरा बोलने का मतलब है कि हमें लोकल अथॉरिटीज़ की बात भी माननी चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ साइनेज बोर्ड लगे हैं तो उनको भी फॉलो अप करना चाहिए उस गाइडलाइंस को, और उसके अनुसार ही हमें विजिट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और मैक्सिमम जो केसेस हैं ऐसे ही रिकॉर्डेड होते हैं, जो अपनी ही अनअवेयरनेस की वजह से जो है वो काफ़ी लाइफ लॉसेस जो है बाद में होता है। तो हमें मतलब थोड़ा ड्यू सा। टू लैक ऑफ सिविक सेंस, मैं ये क्या सम अप करना चाहूंगा कि ड्यू टू लैक ऑफ सिविक सेंस अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस एरिया के जोग्राफी, करंट वेदर कंडीशंस को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं, हम सबको पता है कि हिली एरियाज में हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, डिजास्टर का एक्सटेंट बहुत इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम थोड़ा सा सिविक सेंस को भी लेके चलेंगे तो आई थिंक वी विल बी मोर सेफ, इन अ अब सेफ इसमें कंडीशन में इसमें रहेंगे। एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे नीचे से प्लेन से तो आ जाते हैं बहुत सारे लोग घूमने के लिए, लेकिन वो नदी में नहाना शुरू कर देते हैं। अब हम्म। आप देखिए कि ये हिली एरिया की नदियां हैं, बिल्कुल हाइट से आके बिल्कुल इनके अंदर प्रेशर और जो हम्म। वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो देखने में बाहर से इजी लगती है कि नॉर्मल है जैसे स्विमिंग हम्म। पूल। लेकिन हम्म। जब हम इसके अंदर कूदते हैं तो फिर बॉडी सोचते हैं कि हमें स्विमिंग आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिली एरिया की जो हमारी रिवर्स होती हैं, इनमें नॉर्मल तरह की और बिना जो हमारा लाइफ बॉय होता है या कोई प्रोटेक्शन चीज़ें होती हैं, या कोई ट्रेंड पर्सन जो साथ में होता है लोकल लेवल का, उसके बिना तो मेरे ख्याल से जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मैक्सिमम लोग ऐसे भी डूब के भी मर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि इसका क्या लेवल है, क्या गहराई है, कितना वॉल्यूम है, कितना प्रेशर है। और नदियों में भी डूब के ज़्यादा या झीलों में डूब के ज़्यादा मौतें हो रही हैं इसमें, तो इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर इस तरह से लोग विजिट कर रहे हैं तो। हाँ, तो मतलब कि जो उन्होंने बताया उसको मैं थोड़ा और सम अप करना चाहूंगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और अपनी स्किल्स को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। श्योर श्योर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। आई थिंक दीपक इज वेरी कीन टू आस्क अ क्वेश्चन। दीपक जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। राजन जी इज अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। हाँ, ओके। मेरा एक क्वेश्चन है राजन जी से। राजन जी जैसे हिमाचल प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो राजन जी अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, तो किस तरह के डिजास्टर सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है, आपने जैसे बताया कंट्रोल रूम में, और कितना फ्रिक्वेंटली वो डिजास्टर रिपोर्ट होता है अगर हम पर डे पर कॉल की बात करें तो? जी। देखिए दीपक जी, इसके लिए आपने जैसे बोला कि हिमाचल प्रदेश के लिए कौन से ज़्यादा जो डिजास्टर्स हैं वो भी आते हैं।
तो बेसिकली जो हमारा हिली एरिया है इसमें ज़्यादा चैलेंजिंग, एक तो हमारा जोन 4 और 5 में आ रहा है अर्थक्वेक में, तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है अर्थक्वेक की, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े लेवल का मैसिव अर्थक्वेक आने की संभावना है। तो उसके लिए तो हमें सचेत रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का ज़्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे फ्लैश फ्लड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। एवलांचेस के भी हमारे जो ग्लोब से रिलेटेड और एवलांचेस से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इससे इन सब से हट के अगर मैं बात करूँ तो जो ह्यूमन मेड है सबसे ज़्यादा, वो है रोड एक्सीडेंट्स। हम्म। रोड एक्सीडेंट्स बाहर के लोगों के ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ड्राइविंग प्लेन की कुछ और होती है। यहाँ जो इतने हिली सारे एरियाज। मोड कर्व्स होते हैं हिली एरिया में, उसमें स्पीड लिमिट्स और किस तरह से ड्राइविंग करनी है, उस वजह से जो है रोड इंसिडेंट्स जो है हर रोज लगभग रिपोर्ट होते ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो एक हमारे लिए सिरदर्दी है, ये रोड एक्सीडेंट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं रादर देन अदर नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए रोड सेफ्टी जो हमारे क्लब्स बने होते हैं, रोड सेफ्टी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। मल्टीपल वीडियोस लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से ड्राइव करना है, अपनों को भी सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी। हमारे स्कूल की जो बहुत सारी बसेस जाती हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पे, उनको भी सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं कि आपने बच्चों को किस तरह से सेफली स्कूल पहुंचाना है। या हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं उनको भी प्रॉपरली जो है वो आपदा प्रबंधन के बारे में जो गाइड किया जाता है टाइम टू टाइम। तो मेरे ख्याल से कि मल्टीपल डिजास्टर्स हैं जो देखने को मिलते हैं। बाकी ठीक है, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड्स ये तो होते हैं, ये बरसात में ही होते हैं मैक्सिमम, और हर साल होते हैं, तो ये रिपीटेडली हैं। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ का जो लैंडस्केप स्ट्रक्चर है और यहाँ का सॉइल है और न्यू हिमालयाज है, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। ऊपर से हमारा जो डेवलपमेंट का जो किस्सा है वो ज़्यादा इंक्रीजिंगली ग्रोथ कर रहा है। तो उस वजह से भी थोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे हमारे 4 लेन्स हैं, 2 लेन्स हैं। तो ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं तो डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज हैं। और ऊपर से हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हम्म। पॉपुलेशन रही है, उसका भी इम्पैक्ट ज़्यादा हमारे जो डिजास्टर्स के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को रहने के लिए तो घर चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए, रोड और नेटवर्क, बिजली फैसिलिटी, ये सब कुछ चाहिए चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ह्यूमन ग्रोथ जो है वो उसी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ही बेस्ड होती है। लेकिन बिल्कुल। इसके साथ हमें सस्टेनेबल जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए, ताकि हम डिजास्टर से कम बच सकें। और मेरे ख्याल से नेचुरल से ज़्यादा हमारे ह्यूमन मेड जो डिजास्टर्स हैं वो ज़्यादा देखने को पाए जा रहे हैं, और ज़्यादा इंक्रीज भी होने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। राजन जी, शायद मेरे ख्याल से मोहित का कोई क्वेश्चन है, या फिर हम लोग सेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। मोहित जी, आपका कोई मोहित क्वेश्चन है? मोहित यस सर। यस यस हाँ। यस। राजन सर, मेरा आपका जो देख रहा था, अभी मार्च 2024 में आपने जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जो रसिया में जो ऑर्गेनाइज किया गया, आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। तो मुझे अपना वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज कंडक्ट हुआ था उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए 2 मिनट में प्लीज। मैं राजन जी को एक सेकंड के रोकने, सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सो प्लीज इस स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको मालूम पड़ता है कि एक डिजास्टर प्रोफेशनल का बहुत सारी चीजों में इम्पैक्ट रहता है। उसमें से वन ऑफ द इम्पैक्टफुल चीज जो राजन जी ने करी है कि उन्होंने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है रशिया, और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि इस फील्ड में स्कोप कितना है। आप कितना आगे जाके अपने स्किल्स को या फिर जो आपने सीखा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवर टू यू राजन जी। आ, सर देखिए, जो रशियन गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है युवाओं को, चाहे वो ब्रिक्स कंट्रीज के युवा हैं या बेसिकली इंडिया के साथ तो अच्छे रिलेशन हैं, तो इंडिया से भी वो प्रमोट करती है कि उन युवाओं का वो आईक्यू चेक करती है एक तरह से। अगर अब मैं बात करूं कि वो देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो यूज़ कर रही हैं। तो हम्म। रशिया का मेन यही इम्पैक्ट होता है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने कंट्रीज में जो है वो आमंत्रित करती हैं लोगों को। और इसके अलावा जो है वो वहाँ के सेट स्किल्स और टेक्नोलॉजी जो है उसको भी देखती है कि किस तरह से वो जो यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए। मल्टीपल चीज़ें हैं, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एसडीजीज गोल हैं, चाहे एनजीओज के वर्क हैं, चाहे कोई और भी माइलस्टोन्स वर्क हो रहे हैं, उनका मेथड क्या है और उनका जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी वो एनालाइज करते हैं वहाँ पे। और उसी के बेस्ड वो अपनी जॉब्स वहाँ पे निकालते हैं फिर रशिया में। और वहीं ओके। वहीं से फिर लोगों को आमंत्रित करते हैं, चाहे ब्रिक्स कंट्री चाहे इंडिया है, बहुत सारे मल्टीपल लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी भी प्रेजेंटली। हम्म। तो युवाओं के लिए तो सबसे अच्छा, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के रखी है वहाँ पे, डेवलप्ड कंट्री है। तो आई थिंक इंडिया के लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई वहाँ पे मूव करे तो।
लेकिन जो आपने बात करी कि रशिया का, तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला वहाँ पे जाने का। हालांकि मैंने इससे पहले कोई विदेश यात्रा नहीं करी थी, हम्म। लेकिन इसी के ही थ्रू जो है वो मुझे मार्च महीने में जो है वो सोची सिटी है वहाँ पे, ओलंपिक सिटी, वहाँ पे रशिया के जाने का मौका मिला। और एक्चुअली मैंने जो अप्लाई किया था वो मेरा एप्लीकेशन और एक्सपर्टीज जो थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी वहाँ पे। तो जो वहाँ पे कंट्रीज आ रखी थी वहाँ पे मैंने बताना था कि किस तरह से इंडिया में या अपनी हमारे राज्य में जो है वो किस तरह के जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं प्रेजेंटली। उनको वहाँ पे शेयर करना था बाकी कंट्रीज के साथ, और जो बाकी कंट्रीज के जो आइडियाज थे उनको हमने जो है वो गेटअप करना था कि वो किस तरह का वहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे, इसके ऊपर ओके। तुरंत कार्रवाई की जाती है कंट्रोल रूम के थ्रू, और क्विक रिस्पांस होता है वहाँ पे। वहाँ पे एक्चुअली रिसोर्सेज और मोबिलाइजेशन गाड़ियाँ और ये इस तरह के रेस्क्यू व्हीकल ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हाई हो रखा है, तो इमीडिएटली वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यानी कि और एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी आपकी विजिट बहुत ज्यादा फ्रूट। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिला वहाँ पे बाकी कंट्रीज से भी। तो मैं ये मेरे को लग रहा है शायद मोहित सर का कोई क्वेश्चन है। अगर सर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ यस लीजिए। यस सुशील, वन ऑफ माय क्वेश्चन है ना। जैसे सुशील आप जानते हैं, हम ऑलमोस्ट अपने जे एंड के फ्रेंड्स, उत्तराखंड फ्रेंड्स, हम्म। जो हिल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, उनके साथ हम पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और हम्म। नाउ हम वी आर कंडक्टिंग विद हिमाचल प्रदेश, है ना। हम्म। ये भी हिल एरियाज ही है। तो हम्म। मेरा राजन जी से क्वेश्चन है, राजन जी। मतलब वो और भी फ्रेंड्स के लिए जो वॉच कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट, कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या यूनिक चैलेंजेस हैं जो अदर हिल एरियाज में नहीं है। जैसे मान लो आपका उत्तराखंड में है, या जे.एंड.के था, या अदर अदर हिल अपने हिल एरियाज हैं अपने पार्ट अपने कंट्री के। तो आप प्लीज बताइए, क्या स्पेशल और चैलेंजेस हैं यहाँ पर जहाँ पर काम करने की और रिक्वायरमेंट जरूरत है। आ, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट करा है ये। देखिए, हिली एरिया के तो मैक्सिमम लगभग सारे के सारे डिजास्टर सेम से ही होते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस कई तरह के हैं। एक तो जो हमारा जो पॉपुलेशन है, जो ग्राउंड लेवल पे, जो विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे पॉपुलेशन है, जो कि हमारी आपदा के समय में भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी हैंडल करना जो है वो हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर हम कोई ऐप बना देते हैं, चाहे आप सचेत ऐप की बात करें या चाहे कोई भी और भी बहुत सारी ऐप्स बन रखी हैं, मेघदूत ऐप है, तो इस तरह की जो दामिनी ऐप, ये सारे हैंडल जो है वो हमारी पॉपुलेशन नहीं कर पाती है। वजह कई तरह की हो सकती है कि उनको यूज़ करना नहीं आता, या टेक्नोलॉजी जो है लेट आई है, वो लोग काफ़ी पुराने हैं। तो जो हमारे विलेज लेवल पे जो ग्रामीण लोग हैं, चाहे कृषक लोग हैं या कोई भी लोग हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या यूज़र फ्रेंडली होना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। आने वाले टाइम में शायद ये हो जाए क्लियर, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं अभी। चलिए ठीक है, फेसबुक और हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या इस तरह की काफ़ी चीज़ें हर एक के पास अब मोबाइल फ़ोन है। लेकिन गांव में अभी भी कई ऐसे एरियाज हैं, जैसे मैं हिली एरिया की बात करूं तो कई ऐसे हमारे दुर्गम क्षेत्र भी हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र भी हैं, वहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन नहीं है। जैसे अब नेटवर्क नहीं है तो आपका इंटरनेट भी नहीं चलेगा, बिल्कुल आप सही। अछूते रहेंगे बिल्कुल टेक्नोलॉजी से। तो मेरे ख्याल से जो हमारे हिली एरिया जहाँ ज़्यादा डिजास्टर्स भी हो रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के लिए ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे ना ही नेटवर्क प्रॉब्लम जो 24 घंटे रहती है, ऊपर हम्म। से वहाँ की मौसम कंडीशन जो ऐसी होती है खराब, उसमें बिजली का जाना, लाइट जाना बार बार, इस तरह की मल्टीपल चैलेंजेस है वहाँ पे, कि इसको टेक्नोलॉजी को अभी तक हैंडल करना जो है हिली एरिया में या ट्राइबल एरिया में, या उनको और ज़्यादा शिक्षित कर पाना इस टेक्नोलॉजी में, इसको करने में अभी टाइम लगेगा जरूर। लेकिन हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है चीज़, पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए टाइम मांगेगा टेक्नोलॉजी को ग्रामीण स्तर तक या बिल्कुल ट्राइबल स्तर तक ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजन जी, बहुत अच्छा आपने हमको आज एजुकेट किया है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हिमाचल के बारे में। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी मोहित सर ने आपकी एक अचीवमेंट के बारे में तो बात कर ली है कि आपने वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब मैं आपके दूसरे अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि मैंने जब आपका शॉर्ट प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा
क्या बोलते हैं, उसने अपनी तरफ क्या इंटरेस्टेड करवा दिया। सर, आपको जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो आपको एक क्या अवार्ड किया गया यूएस एम्बेसी के द्वारा, तो सर हमारे जो डिजास्टर कुछ व्यूअर्स है या फिर वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि डिजास्टर प्रोफेशनल जो उसकी लाइफ होती है उसमें ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बताइए जिससे उनको पूरा ओवरव्यू मिले कि हमारा जो जो वर्किंग की जो साइकिल है वो कैसे काम करती है। तो सर, जो आपको अवार्ड किया गया एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, थोड़ा सर इसके बारे में 2 मिनट में अगर आप हमें बता सकें कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे आपको कॉल मिली और कैसे ये एंड हुआ पूरा। जी बिल्कुल। देखिए सुशील जी, इसके अलावा ये तो चलो एक अचीवमेंट था, बाकी और मल्टीपल अचीवमेंट्स है, जैसे कोविड-19 में भी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया, क्योंकि हम्म। कोविड-19 भी एक बड़ा चैलेंज था उसको हैंडल करना। लेकिन जो बिल्कुल। आपने अभी बात करी कि जो हमारा जिला सिरमौर है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे 10 मई की रात को जो है वो 2 यूएस नेशनल्स जो लेडीज हैं वो आते हैं, और हमारे यहाँ पे एक पीक है चूड़धार पीक। ओके। चूड़धार पीक जो है हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है शिमला, और अगर सिरमौर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक है, अराउंड 4000 मीटर की हाइट है इसकी। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है सबसे ऊपर, चूड़ेश्वर महाराज का। ओके। तो इसके लिए हर साल जो है धार्मिक श्रद्धालु, चाहे वो धार्मिक रूप से चाहे वो टूरिज्म के रूप से, बहुत ही अच्छी जगह है मतलब घूमने के लिए। मतलब हम्म। आपका मनाली और कुल्लू के लेवल का मल्टीपल कॉल्स जो है, जब वो फंस गए तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करा, जो कि दिल्ली में ही थे कहीं पे, और उन्होंने अपनी एम्बेसी के थ्रू, यूएस एम्बेसी के थ्रू, और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू बहुत सारी कॉलें आना शुरू हो गया कि जो हम्म। हमारे यहाँ पे नेशनल्स हैं इनको आप रेस्क्यू कीजिए इमीडिएटली। हम्म। और इसके लिए जो भी खर्च पानी जो भी होगा वो हम वहन करेंगे खुद स्वयं। हमारे डीएम साहब हैं, हम सब हैं, हमारी सारी टीम जिला में आ गई यहाँ पे कंट्रोल रूम में। हम्म। और हमने यहाँ से जो है कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया मल्टीपल एजेंसीज को, जो भी हमारी लोकल लेवल के वहाँ होम गार्ड्स, पुलिस, और हमारे जो मेडिकल वाले लोग थे, उन सभी को हमने वहाँ पे भेजा उस स्पॉट पे कि आप हम्म। इमीडिएट जाइए, बेशक रात है लेकिन आप जाइए वहाँ पे, ताकि उनको कोई मेडिकल, अगर कोई हेल्थ की फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो आप दीजिए। और बिल्कुल। हमने कुछ पुलिस और एसडीआरएफ जो हमारी होती है शिमला की, उनको बुलाया और वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रदान की वहाँ पे, ताकि ओके। कोई जंगली जानवर और कोई उनको हैमर्ड ना कर पाए। ये सारा वहाँ पे चलता रहा रात भर। लेकिन वो ज़्यादा एक्चुअल तकलीफ में थे, ज़्यादा मेडिकली इम्बैलेंसेस थे, तो वो बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से मतलब इमीडिएट रात को ही रेस्क्यू रेस्क्यू, चाहिए उनको, हाँ रेस्क्यू अच्छा। करिए, हाँ। मेरे से वहाँ पे नहीं अब रहा जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उनको काफ़ी हद तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने कॉल पे उनको सांत्वना दी, समझाया, उनके पति को जो दिल्ली में थे उनको भी इस बारे में अवगत करवाया। रात में ही फिर हमने क्या करा कि हमारे पास वहाँ से रेस्क्यू, क्योंकि वो 12 14 15 किलोमीटर का स्ट्रेच था, तो उसमें लाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो हार्ड एरिया है। हम्म। तो उनको उठाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी स्पाइनल का प्रॉब्लम था, तो उसमें हम स्ट्रेचर में भी उनको नहीं ला पा रहे थे इतनी दूर से। हम्म। इसके लिए मैंने फिर एयरफोर्स को रिक्विजिट किया, जो इंडियन एयरफोर्स दिल्ली में है। तो इंडियन एयरफोर्स से जो है वो 2 चीता हेलीकॉप्टर्स को वहाँ हमने बुलाने के ओके। लिए रिक्विजिट करा। और आप मानिए कि सुबह 5 बजे या 6 बजे के करीब जो है वो चीता हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुंचे स्पॉट पे दिल्ली से। और ओके। उन्होंने उनको रेस्क्यू प्रॉपरली करा, और सेफली जो है वहाँ से उठा के जो है वो सीधा ही दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा। लैंड हुआ, और अच्छा, वो ओके। उनके उनका जान प्रॉपरली बच गया, वहाँ पे 2 4 दिन ट्रीटमेंट हुआ उनका और प्रॉपरली वो सेफ हो गए। उसके ओके। बाद फिर उन्होंने जो है वो जिला प्रशासन को इस तरह से अवार्ड प्रदान किया कि आपने एक यूएस नेशनल्स के जो है वो लोगों को बचाया। इस अच्छा, तो बारे मैं में। ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, जो राजन जी ने आपको एक एक स्टोरी बताई है कि डीएम प्रोफेशनल की लाइफ की, ये वन ऑफ द स्टोरी है। ऐसी चीजें बहुत होती रहती हैं और हम लोग ये सब चीजें करते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। और जितना इजी आपको राजन जी ने बताया है कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे हुआ ऐसे हुआ, लेकिन वो सिचुएशन उस टाइम पे हैंडल करना उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है एक्सटर्नल एजेंसीज का, मीडिया का, सभी लोगों का, कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रेस्क्यू उनका हो जाए और हमको भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि राजन जी ने अभी हमें बताया, क्योंकि जो हमारा जो काम है वो पता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का है, और वो उसका कोई टाइम नहीं हो सकता। वो रात को 2 बजे भी आ सकती है, 4 बजे भी आ सकती है, संडे के दिन भी आ सकती है, अर्ली मॉर्निंग भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा एज अ डीएम प्रोफेशनल। और राजन जी, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट का हम लोग बिल्कुल एंडिंग सेशन पे आ गए हैं, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। आज जो आपने हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज दी है हिमाचल के बारे में, रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में या फिर रशिया के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रही है। और मेरे को लगता है हमारे ऑडियंस भी क्या वो सहमति रखेंगे मेरे से।
और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आज का सेशन रहा है। अगर मोहित सर कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये सेशन बहुत अच्छा रहा है और मैं थैंक्स बोलूंगा राजन सर को, जिन्होंने आगे बढ़कर हमसे कोऑर्डिनेट किया इस हम्म। पॉडकास्ट के लिए। और मैं सिमिलरली जो हमारे फ्रेंड्स जो वॉच कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, जो हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं। वो आए और हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करें, ताकि जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, उनको भी वो एक्सपीरियंस गेन मिले, हम्म। गेन करें। और जरूरी नहीं है कि मतलब आपको काम करके ये एक्सपीरियंस आप लेंगे। आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। यही हमारा उद्देश्य बिल्कुल है कि जो हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं सीनियर से, वो जरूर आइए, उसका मोस्ट वेलकम है और हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी की बात से मैं एक और चीज में ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो हमारा क्या पॉडकास्ट देख रहा है और वो या तो राजन जी ने जो व्यूज दिए हैं या फिर जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स हैं उनके कुछ व्यूज उनको और जानना हो उसके बारे में, तो वो डायरेक्टली नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी क्या लिस्टेड है, आप ईमेल कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अगर आप हमसे कोई कांटेक्ट मांगते हैं किसी के लिए तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानेंगे कि आप लोगों से सीखना चाह रहे हो और हमारे चैनल के थ्रू आपको ये मीडियम मिल रहा है। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे हमारे जो फील्ड के लोग हैं या फिर रिलेटेड फील्ड के लोग हैं, अगर वो अपने व्यूज को शेयर करना चाहते हैं तो ये जो हमने बनाया, ये जो हमारा पॉडकास्ट का चैनल है, ये आपका ही चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है। आप बिल्कुल आगे बढ़ के आपको अप्रोच कर सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्द एक और नए एपिसोड के साथ वापसी आएंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। अ, दीपक सर और कुछ हम ऐड बहुत करेंगे? जल्द। हाँ जी जी जी, बताइए 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 सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? दीपक सर सर आप हाँ दीपक सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर दीपक इज ही ऑनलाइन तो अगर वो कुछ ऐड करना चाहते तो प्लीज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन हूँ मैं, स्टार्टिंग हाँ। से लेके एंड तक मैंने राजन जी को पूरा सुना। आपका जो एक्सपीरियंस है डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में राजन जी, इट इज रियली वेरी अप्रिशिएट वी रियली अप्रिशिएट दैट यू आर लीडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का इंटरनेशनल टूर और वहाँ पे अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को दिखाना, इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट को दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम्म। आज का जो पॉडकास्ट था और आज का जो आपका एक्सपीरियंस था, जो आपने शेयर किया, रियली इट इज वेरी वैल्यूबल फॉर मी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू सो मच सुशील ओके। फॉर ओके तो hosting this सुशील, session. मैं एक सेकंड, और मैं राजन जी से ये कहूंगा, राजन जी आप कुछ सेकंड्स में अगर हमारे पॉडकास्ट के बारे में फीडबैक देना चाहें, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आप देखिए मोहित सर, सुशील जी और दीपक जी आपने लिया है, और आपकी टीम जो भी एंटायर टीम इसके पीछे है, जो दिन रात इसके लिए काम कर रही है। एक्चुअली इससे पहले कोई इस तरह का मैंने डिजास्टर्स का पॉडकास्ट का कोई चैनल देखा नहीं है। मल्टीपल और चैनल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो आपने भारत के स्तर पे जो है एक गुड कॉज के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लगाया है, ताकि लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा पता चले। इसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, किस किस स्टेट्स में क्या क्या इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी और किस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम और स्कीम्स चल रही हैं, इसके बारे में भी आम जनता को, और इवन इफ जो विदेशों में भी देख रहे हैं लोग, उनको भी इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा कि इंडिया में किस तरह के कार्य जो हैं वो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हो रहे हैं। बिल्कुल तो ये कमेंडेबल एक बहुत ही अच्छा एक्शन है आपका, आपने शुरुआत करी इसकी। और आई होप कि बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो आपके इस चैनल में जो है वो जुड़े हैं आने वाले टाइम में, और इससे एक नई फील्ड का ही ज्ञान हमें मिलेगा, नया नॉलेज मिलेगा। और हम आप क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ लोगों को जान बचाने के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। आपदा किसी के बिल्कुल ऊपर भी आ सकती है, वो किसी का भेदभाव नहीं करती है, तो हमें अपने आप को भी अवेयर रखना पड़ेगा और आसपास के लोगों को बचाने के लिए भी उसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है इसके लिए। बिल्कुल राज जी। तो सर, बहुत आप सबने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया इस आज के इस 8th पॉडकास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसके लिए मैं मोहित सर का, सुशील सर का और दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ओके तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे और हमारे चैनल में बने रहिएगा। और किसी भी इंफॉर्मेशन का आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और या फिर हमको ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।